हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर आप फाइल कर रहे हैं और आपको दो रेजिम यहाँ पे मिल रही है, न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम। इस वीडियो में न्यू टैक्स रेजिम में आईटीआर कैसे फाइल की जाती है उस प्रोसेस को हम समझने वाले हैं। एक ऐसी रेजिम जिसमें कि आपको डिडक्शंस कम मिलते हैं फिर भी आप कम टैक्सेस का पेमेंट करते हैं। यदि ओल्ड टैक्स रेजिम की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 20+ डिडक्शंस और एग्जम्पशंस मिलते हैं, फिर भी इसके बावजूद आप ज़्यादा टैक्सेस का पेमेंट करते हो। और ये डिडक्शन और एग्जम्पशंस आपको मैक्सिमम फॉर्म 16 और सैलरी स्लिप में दिख जाती है। तो आप यदि फॉर्म 16 और सैलरी स्लिप को बेस बनाकर अपनी आईटीआर को फाइल कर रहे हैं तो उस केस में कोई भी प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर्म 16 का पार्ट बी जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको सैलरी की डिटेल दी हुई होती है कि कितनी आपकी ग्रॉस सैलरी पे की गई है। और इसके बाद आप यहाँ पे आते हो तो सेक्शन 10 आपको यहाँ पे मेंशन रहता है कि कौन कौन से अलाउंसेस आपका एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लीव ट्रेवल कंसेशन है, डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट कम्यूटेड लीव इनकैशमेंट, एचआरए का अमाउंट, और यहाँ पर आपको टोटल अमाउंट जो है आपके फॉर्म 16 में मेंशन होता है कि कितना आपका सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम यदि सैलरी स्लिप को ओपन करें तो दोस्तों आप भी अपनी सैलरी स्लिप को ओपन कर सकते हो और यहाँ पर आपको मेंशन रहता है कि कौन कौन से यहाँ पे आपको अलाउंसेस पे किए गए हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्या है, डीए है, एचआरए है, टीपीटी अलाउंस मतलब कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस और टॉयलेट सोप अलाउंस, रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस, ये अलाउंसेस कुछ लिमिट तक ही एग्जेम्प्टेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये फुली एग्जेम्प्ट होता है। जैसे यहाँ पे डीए आपका फुली टैक्सेबल है, बेसिक सैलरी फुली टैक्सेबल है। एचआरए की बात करें तो यदि आप रूम रेंट पे करते हो, मान लो कि आप जॉब कर रहे हो और आप जो है खुद कंपनी के क्वार्टर में रहते हो या फिर आप जो भी उसके टाउनशिप एरिया है वहां पे आप रहते हो, तो ऐसे केस में आप कोई रेंट का पेमेंट नहीं कर रहे हो तो उस केस में आपको एचआरए यदि मिलता भी है तो भी आप एग्जेम्पशंस क्लेम नहीं कर सकते। तो ये ऐसे एम्प्लॉयज के लिए है जिनको एचआरए मिल रहा है और वो रेंटेड प्रॉपर्टी में रहते हैं, रेंट का पेमेंट करते हैं, तो उस केस में सेक्शन 10(13)(a) के अकॉर्डिंग एचआरए का एग्जेम्पशंस आप क्लेम कर सकते हैं। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस के केस में भी आपको एक लिमिट में ही यहाँ पे एग्जेम्पशन मिलता है। टी एंड सोप अलाउंसेस आपके फुली एग्जेम्प्टेड होते हैं। रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस में भी कुछ लिमिट तक ही एग्जेम्पशंस आपको मिलती है। तो दोस्तों आपके सैलरी स्लिप के अकॉर्डिंग जो आपका एम्प्लॉयर है वो अपनी पूरी कैलकुलेशन करके, ठीक है, यहाँ पर जो अमाउंट आपको मेंशन किया गया है सेक्शन 10 में ये आपको डिक्लेयर कर देता है। इसके बाद डिडक्शंस की बात करें, चैप्टर 6A में आपको 80C का डिडक्शन जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, इसके अमाउंट आपको दिख जाते हैं। 80CCC, 80CCD1 नेशनल पेंशन कंट्रीब्यूशन, यहाँ अमाउंट आपको दिख जाता है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे 80CCD2 का एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम, वो अमाउंट भी आपको यहाँ पे मेंशन होता है। तो ये जो फॉर्म 16 है आपका, ये डिडक्शंस और अलाउंसेस के एग्जेम्पशंस के लिए एज ए प्रूफ वर्क करता है और आपकी ये जो सैलरी स्लिप है ये भी प्रूफ की तरह वर्क करती है। अब इसके बाद जो फॉर्म 16 और सैलरी स्लिप में आपको डिडक्शंस और अलाउंसेस के एग्जेम्पशंस डिक्लेयर किए गए, दिखाए गए हैं, यदि आप उसके आधार पे अपनी आईटीआर को फाइल करते हो तो उस केस में आपको कोई प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। लेकिन आप अपनी आईटीआर में एक्स्ट्रा डिडक्शंस क्लेम कर रहे हो, एग्जेम्पशंस आप एक्स्ट्रा क्लेम कर रहे हो। आपके सैलरी स्लिप में जो भी अलाउंसेस मेंशन है उसमें अमाउंट को आप क्या कर रहे हो, ज़्यादा दिखा रहे हो अपनी आईटीआर में। और डिडक्शंस भी 80C हो गया, 80D हो गया, 80E हो गया, 80EE हो गया, 80EEA हो गया, ठीक है, 80EEB हो गया, इसमें आप उल्टे सीधे अमाउंट को क्या कर रहे हो, क्लेम कर रहे हो। दोस्तों असेसमेंट ईयर 25-26 में ये जितने भी डिडक्शंस ओल्ड टैक्स रेजिम में आप क्लेम कर रहे हो इसके लिए अब आपको डिक्लेरेशन और एक्सप्लेनेशन देना है। जैसे आप 80C में जाओगे तो आपको पॉलिसी नंबर देना पड़ रहा है, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर देना पड़ रहा है। यदि आप 80D में जा रहे हो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए तो उस केस में आपने कौन सी कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस लिया, कितना प्रीमियम पे किया, कितने की पॉलिसी थी, और लोन वगैरह का क्लेम करने जा रहे हो तो उसमें भी आपको पूरी डिक्लेरेशन देनी पड़ रही है डिडक्शन को क्लेम करने के लिए। तो एक्स्ट्रा डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस जो आप क्लेम कर रहे हो वो आपके फॉर्म 16 और सैलरी स्लिप से मैच नहीं कर रही है। मतलब कि फॉर्म 26AS जो आपका जनरेट हुआ है, जो AIS और TIS में जो डेटा आपका दिख रहा है वो आपके ITR से मैच नहीं कर रहा है।
तो ऐसे केस में आपको प्रूफ यहाँ पे रिक्वायर्ड हो जाता है। तो यदि आपके पास प्रूफ अवेलेबल है तब तो दोस्तों कोई चिंता की बात ही नहीं है। फ्यूचर में यदि कोई इंक्वायरी आती है आपकी ITR से रिलेटेड तो आप इस प्रूफ को दे सकते हो और अपना एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। लेकिन यदि आपके पास प्रूफ अवेलेबल नहीं है तो ऐसे केस में आपके लिए रिस्क है कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस को फेस करना पड़ेगा। इसमें नोटिस की बात करें तो इसमें सेक्शन 143(1)(a) की नोटिस आ सकती है आपको, सेक्शन 143(2) की नोटिस और सेक्शन 143(3) की नोटिस आपको जारी की जा सकती है। आपके पास यदि प्रूफ अवेलेबल हो तो अभी आप एक्स्ट्रा डिडक्शंस और एग्जम्पशंस क्लेम करो, नहीं है तो आप उसको करने से बचो। ठीक है, अब हम आते हैं न्यू टैक्स रेजिम की तरफ। दोस्तों न्यू टैक्स रेजिम में आपको सिर्फ 2 ही डिडक्शंस मिलते हैं क्लेम करने के लिए, उसके बावजूद भी आप यहाँ पे टैक्सेस कम पे कर रहे हो। तो दोस्तों आप टैक्सेस का पेमेंट कैसे कम करोगे ये हम पोर्टल पे चल के आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी फॉर्म 16 ओपन करनी है जो कि ओल्ड टैक्स रेजिम में जनरेट की गई है और यहां पे आपको टोटल सैलरी दिख रही है। ठीक है, और इसमें से मैंने आपको जैसे सेक्शन 10 का एग्जेम्पशंस दिखाया, अलाउंसेस का, इसके बाद डिडक्शंस वगैरह आपको दिखाया चैप्टर 6A का, और यहाँ पर आपको टोटल टैक्सेबल सैलरी का अमाउंट आ जाता है जिसपे कि टैक्सेस आपके कैलकुलेट हुए होंगे, आपके एम्प्लॉयर ने आपके पैन के अगेंस्ट में TDS डिपॉजिट कराया होगा, तो टोटल आपका जो टैक्सेस है ये आपका जमा हो चुका है TDS के तौर। आप जब ITR अपनी फाइल करोगे तो आपका फॉर्म 16 यहाँ पे ओल्ड टैक्स रेजिम में जनरेट हुआ है, लेकिन आप अपनी ITR को न्यू टैक्स रेजिम में जब फाइल करोगे तो आपको क्या बेनिफिट यहां पे मिलने वाली है। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के मेन डैशबोर्ड पे हम आ चुके हैं एंड आई होप कि आप लोग जो स्टेप्स फॉलो किए जाता है ITR फाइलिंग में वो आपको आती होगी और आपको यहां पे मेन स्टेप से मैं आपको बताऊंगा। आप पर्सनल इंफॉर्मेशन में जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको अपना नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है, फाइलिंग सेक्शन 139(1) आपको रखना है और यहाँ पर आपको बस एक काम करना है कि यहाँ पे आपको यस और नो 2 ऑप्शन दिखता है। तो यदि आप नो पे क्लिक करते हो तो मतलब आप अपनी ITR को न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करने जा रहे हो। तो हम अपनी ITR को क्या कर रहे हैं, न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करने जा रहे हैं, तो हम नो पे क्लिक रखेंगे, देन आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। ठीक है, और इसके बाद आपको यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम वाले सेक्शन में आना है। मैंने आपको बताया था कि ये जो सैलरी की इनकम है, ठीक है, ये आपकी प्री फिल्ड होकर के आती है और यदि नहीं आ रही है तो आप सिंपली क्या करोगे, आप एडिट बटन पे जाओगे और यहाँ पर आपको अपनी सैलरी इंटर करनी है फॉर्म 16 से। तो फॉर्म 16 में मैंने आपको बताया था कि ये जो सैलरी है ना ये आपको इंटर करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सैलरी का अमाउंट इंटर कर दिया। ठीक है, 1076,751 का, और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का मिल जाता है। ठीक, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, सेव कर दोगे। ठीक है, तो आपकी सैलरी की इनकम सेव हो चुकी है। अब आप यहाँ पे कंफर्म पे सिंपली क्लिक करोगे। दोस्तों यहाँ पे हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपकी कोई भी इनकम सैलरी के अलावा नहीं है। यदि आपकी कैपिटल गेन की इनकम, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो मार्केट, ऑनलाइन गेमिंग की इनकम या फिर FD की इंटरेस्ट, सेविंग बैंक की इंटरेस्ट, यदि ये सब कुछ है तो उस केस में फिर आपको उसकी डिटेल्स यहाँ पे एंटर करनी होगी। फिर ITR 1 में आप उसको रिपोर्ट नहीं कर पाओगे, आपको ITR 2 फाइल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप क्या करोगे, सैलरी आपकी आ चुकी है, अब आपको टोटल डिडक्शंस पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको सिर्फ 2 डिडक्शंस मिलते हैं, 80 CCD 2 का और 80 CCH का, जो कि 80 CCH अग्निवीर कॉर्पस के लिए होता है। तो दोस्तों यदि आप अग्निवीर एम्प्लॉयज की कैटेगरी में आते हो सेंट्रल गवर्नमेंट में तो आप इसका बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हो। यदि नहीं है तो फिर उस केस में आप इसको छोड़ोगे और आपको 80 CCD 2 का कॉन्ट्रीब्यूशन देखना है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 80 CCD 2 का जो डिडक्शन है वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना हमारे बिहाफ पे कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। ये अमाउंट आपको क्या करनी है, इंटर करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 91,320 इंटर कर दिया अमाउंट। ठीक, अब हमारा ये डिडक्शंस क्या हो गया, ऐड हो चुका है और इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको टैक्स पेड वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पर आपकी जो सैलरी पे TDS कटी है ओल्ड टैक्स रेजिम में वो आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो TDS डिपॉजिट है वो आपको दिख रहा है, तो वो TDS अमाउंट आपको फॉर्म 16 से मैच करना है। तो फॉर्म 16 में जो TDS का अमाउंट आपने देखा था वो TDS का अमाउंट आपको यहाँ पर डिपॉजिट होते हुए दिखेगा। ठीक है, आपको सिंपली कंफर्म पे क्लिक करना है। वेरीफाई और टैक्स डिटेल पे आप जाएंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने क्या किया, सैलरी की इनकम रिपोर्ट की। ठीक है, डिडक्शंस वगैरह जो हमारे आए वो हमने इंटर किए और यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे लास्ट में आप आना और यहाँ पे आपको टोटल टैक्सेस का अमाउंट दोस्तों दिख रहा है।
तो न्यू टैक्स रिजिम में आपको डिडक्शंस कम मिला, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे टैक्सेस आपके क्या आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, कंफर्म आप क्लिक करिए, इसके बाद वेरिफिकेशन पे आप जाइए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड 29,570। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी टैक्सेस इतने आ रहे हैं, इतना आपका टीडीएस कटा था और ये आपका रिफंड। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको प्रीव्यू एंड सबमिट रिटर्न्स, ये तो प्रोसेस आपको आता ही है, आप इसको करके अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद अच्छी लगे, लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।